क्या बात है भाई, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। अपने होने वाले हस्बैंड से इतनी बेरुखी अच्छी बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, बस शादी के इतने सारे काम हैं, शॉपिंग, इनविटेशंस, टेलर के चक्कर, बस उसी में बिजी थी। क्या क्या बताऊं? हाँ मुझे मालूम है, लेकिन तुम कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नहीं मालूम। वो क्या? जैसे कि तुमने मुझसे कोई फरमाइश ही नहीं की अब तक। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हें ज्वेलरी किस किस्म की पसंद है, या मैं खुद खरीद लूं? प्लीज फिरोज, मुझे एक्सपेंसिव ज्वेलरी वगैरह नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? वैसे भी मेरे पास इतना कुछ पड़ा हुआ है जो मैंने कभी पहना भी नहीं है। दिल में अगर खुशी और सुकून ना हो तो ये सब चीजें किसी काम की नहीं होती। मुझे बस आपकी मोहब्बत और आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, जिस पे ट्रस्ट करके मैं आपसे शादी कर रही हूँ। तुम मुझ पे हमेशा एतबार कर सकती हो, और मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा, और मेरी मोहब्बत तुम्हारे पास। तुम सारे रिश्तेदार एक जैसे ही होते हो। एहसान फरामोश, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम लोगों के लिए? तुम्हारी बेटी सिद्रा की शादी पे कपड़े, सामान, कितना कुछ दिया, वो तो याद नहीं रहा तुम्हें? बस करे सीरत भाभी, हमें अच्छे से याद है कि आपने सिद्रा को कौन से गिफ्ट्स दिए। उससे कहीं ज्यादा तो हमने जीनिया को दिए, मगर पता नहीं आपको हमेशा अपना दिया वो क्यों याद रहता है। तो अब तुम मुझे ये जतलाने के लिए आई हो? हमने घर पे एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है, मैं उसके लिए आपको इनवाइट करने आई हूँ, ताकि हमें छोड़े ना पुरानी बातों को। अरे नहीं, वो तो बस आपने बात कर दी तो मैंने भी जिक्र कर दिया। ना कभी फोन करके मेरा हाल पूछा, ना खैरियत। वरना तुम्हारी माँ ये तो इतने दिनों के बाद यहाँ आई है। अच्छा, तभी मैं कहूँ। सीरत भाभी, मैंने आप और जीनिया जैसी खुदगर्ज और मतलब परस्त कहीं नहीं देखी। ये बकवास कर रही हो? क्या कुछ नहीं किया आपने और जीनिया ने मेरे और फरियाल के साथ, लेकिन फिर हर बार हमने आपको माफ किया, लेकिन आप तो किसी किस्म की हमदर्दी और माफी के लायक ही नहीं है। हद में रहो अपनी। आप बता देना आखिर आपकी हद है क्या, और वो जीनिया घटियापन की और कितनी हदें पार करेगी। खबरदार, जो मेरी बेटी का नाम भी अपनी जबान से लिया तुमने। चाहे वो मेरी बेटी का घर ही बर्बाद कर दे। आज वो शहराम से मिलने गई थी उसके ऑफिस। क्यों? आखिर क्या ताल्लुक है अब उसका उसके साथ? उसे तो ना मजहब की परवाह है ना इखलाकियात की। और कितनी घटिया तरबियत की है आपने उसकी। मैं पूछती हूँ, अब आखिर वो लगता क्या है उसको, जो वो अपने शौहर को छोड़ के फरियाल के शौहर से मिलने जाती है? मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मेरे सब्र को मजीद ना आजमाए। अगर उसने दोबारा शहराम से मिलने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसके घर जाके उसके शौहर के सामने उसकी बेइज्जती करूंगी। फिर ना कहिएगा कि इंतहा कर दी मैंने। शांसी से बात कर रहे थे? जी। शादी से पहले इतनी लंबी बातें नहीं किया करो, बाद में कुछ कहने सुनने को बचता नहीं है। एनीवेज, ये मेरी शादी की ज्वेलरी है, लेकर आई थी शांसी को देने के लिए। मामा, ये तो आपकी ज्वेलरी है, और उससे कुछ चाहिए होगा तो मैं उसको दिला दूंगा। वैसे उसने कहा उसके पास बहुत ज्वेलरी है, सो आप ही अपने पास रखें। अब सारी बातें शांसी की तो नहीं मानी जा सकती, कुछ अरमान ससुराल वालों के भी होते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि ये ज्वेलरी मैं शांसी को दूं, लेकिन तुम्हें तो शांसी की बात माननी और सुननी है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हद ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि दानिश जब अपनी गाड़ी में जा रहा होता है तभी वहां पर उसको उस औरत की कॉल आती है, और फिर वो दानिश से बताता है कि मुझे हर चीज़ के बारे में पता चल गया है। और फिर वो उससे पूछती है कि दुनिया अपना मोबाइल कहाँ छुपाया करती, तो वो उसे बताता है कि वो जो सोफ़े के ऊपर एक कुशन पड़ा हुआ है वो उसके अंदर अपना उसका मोबाइल छुपाती थी। तो वो बोलती है कि मैं उसको काफ़ी दफ़ा फेंका भी था, जिसके बाद
ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کر شہروز سے ملتا ہے اور پھر وہ اسے بتاتا ہے، پھر شہروز اسے بتاتا ہے کہ اس کی اور شانزے کی شادی ہونے والی ہے، اور پھر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ بھی شہروز کو یہ بتاتا ہے کہ زینیا کو بچہ ہونے والا ہے اور وہ بھی والد بننے والا ہے، اور وہ اس بات سے کافی خوش ہوتا ہے، اور پھر وہ بولتے ہیں کہ ہم دونوں کی خوشیاں ایک ساتھ ہی آ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے منظر کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ زینیا اپنی گاڑی لے کر شہرام کے پاس جانے لگتی ہے، تو وہاں پر دانش کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زینیا جب وہاں پر پہنچتی ہے تو شہرام اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو زینیا وہاں پر کال کروا کے پوچھتی ہے کہ شہرام وہاں پر ہے کہ نہیں، اس کے بعد وہ وہاں پر جاتی ہے۔ جب وہ وہاں پر جاتی ہے تو پھر وہ شہرام سے اس کا حال چال پوچھنے لگ جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تم ٹھیک ہو نا، میں نے سنا تھا تم پولیس اسٹیشن گئے، اب میں یہ نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو۔ شہرام اسے وہاں پر دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، اور وہ اسے یہ بولتا ہے کہ اب تمہارا اور میرا کوئی رشتہ باقی نہیں رہ گیا، جس کے بعد وہ اسے بولتی ہے کہ اب آپ میری آنکھوں میں دیکھ کے بتائیں کہ آپ کو اپنے لیے کوئی محبت نظر نہیں آ رہی، اور پھر وہاں پر وہ اسے بولتا ہے کہ اب میری محبت اور میری زندگی صرف فریال ہے، اور وہ اسے کہتا ہے، اور وہ اسے کہنے لگتی ہے کہ آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی محبت میں اور میری محبت آپ ہیں، اور پھر وہ وہاں پر ہی بیٹھ جاتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے بار بار بول کے وہاں سے نکال دیتا ہے۔ زینیا بھی وہاں پر ہی موجود ہوتی ہے، تب ہم دیکھتے ہیں کہ فریال کو اس کی یاد آ رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ وہاں پر آفس کے اندر اسے بار بار کال کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہا ہوتا، تو وہ وہاں پر مین آفس کے اندر کال کر دیتی ہے، جہاں پر وہ لڑکی بیٹھی ہوتی ہے جسے زینیا نے کال کر کے پوچھا ہوتا ہے، تو وہ اسے بولتی ہے کہ ہاں شہرام وہاں پر ہی ہے، تو پھر وہ بولتی ہے کہ آپ میری اس سے بات کروا سکتے ہیں، جس کے بعد وہ وہاں پر جا کر دیکھتی ہے کہ وہاں پر زینیا موجود ہوتی ہے، تو وہ واپس آ جاتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فریال اس سے دوبارہ کال کرتی ہے، اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، تو وہ لڑکی بولتی ہے کہ وہ کسی سے ملنے کے اندر مصروف تھے، وہ پوچھتی ہے کہ وہ کون تھا، تو پھر وہ بتاتی ہے کہ وہ کوئی مس زینیا ہے۔ فریال یہ بات سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ پھر کال کاٹ دیتی ہے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کی والدہ آ جاتی ہیں، اپنی والدہ سے سلام دعا لیتی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کی والدہ اس سے پوچھنے لگتی ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تو پہلے تو چھپاتی ہے، لیکن پھر اس کی والدہ کہتی ہیں کہ میں تمہاری والدہ ہوں، تو پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے، تو پھر وہ بتا ہی دیتی ہے کہ زینیا دوبارہ شہرام کے پاس آ گئی تھی، تو پھر اس کی والدہ کہتی ہے کہ ابھی تک اس لڑکی کو کچھ سمجھ نہیں لگی، یہ تو بہت غلط بات ہے، اس کے ساتھ کوئی رشتہ بقایا نہیں رہ گیا، تو پھر وہ وہاں پر کرنے کا جاتی ہے، تو پھر وہاں پر وہ اسے بولتی ہے کہ اچھا تو تم نے شہرام کو کبھی منع نہیں کیا، وہ بولتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ شہرام انہیں بار بار منع کر دیتے ہیں، لیکن وہ بار بار اس کے پیچھے آ جاتی ہے، اس کے بعد وہ بولتی ہے، اس کی والدہ بولتی ہے کہ ویسے لڑکوں کو پھنسنے کے اندر زیادہ دیر نہیں لگتی، تو فریال بولتی ہے کہ شہرام ایسے نہیں ہے، تو اس کی والدہ سے جواب میں کہتی ہے کہ شہرام تو ایسا نہیں ہے، لیکن زینیا تو ایسی ہی ہے نا، اس نے کوئی کام خراب کر کے ہی رہنا ہے، جس کے بعد وہ بولتی ہے کہ تم نے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ فریال کہتی ہے کہ میں اب کیا کر سکتی ہوں، میں نے سارا فیصلہ اللہ کے حوالے چھوڑ دیا ہے، وہ میری ہمیشہ مدد کرتا ہے، اس دفعہ بھی وہی کوئی راہ نکالے گا۔ تو اس کی والدہ کہتی ہیں کہ چلو پھر میں کچھ کروں گی، تو فریال اس سے پوچھنے لگ جاتی ہے کہ آپ کیا کریں گی، تو پھر وہ پھر اسے گلے لگا لیتی ہے، اور اس کے بعد وہ اسے بولتی ہے کہ بیٹا میرے پہ یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شہرام کافی زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، وہاں وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر کسی طریقے سے فریال کو اس بات کے بارے میں پتہ چل گیا کہ زینیا وہاں پر آئے گی، تو پھر وہ اسے کیسے بتائے گا کہ اس نے اسے یہ بات نہیں بتائی، جس کے بعد وہاں پر وہ اور پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ زینیا جب اپنے گھر واپس آتی ہے تو دانش اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ اندر پہنچ جاتی ہے تو پھر دانش اسے آواز مارتا ہے، اس کی آواز سن کر زینیا کافی پریشان ہو جاتی ہے، اور پھر دانش سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں پر گئی تھی، تو وہ بتاتی ہے کہ میں اپنی والدہ سے ملنے گئی تھی، ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی اور ان کا BP بڑا ہائی ہو گیا تھا، جس کے بعد وہ بولتا ہے کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں تو ان سے بات کرنے لینی چاہیے، جس کے بعد
वो उसकी वालदा को कॉल लगा देता है, जहाँ से उसे पता लगता है कि वहाँ पर उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और ज़ीनिया झूठ बोल रही थी। वो कॉल करती है तो वो बोलता है कि अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हद ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि दानिश जब अपनी गाड़ी में जा रहा होता है तभी वहाँ पर उसको उस औरत की कॉल आती है और फिर वो दानिश से बताता है कि मुझे हर चीज़ के बारे में पता चल गया है। और फिर वो उससे पूछती है कि दुनिया अपना मोबाइल कहाँ छुपाया करती है, तो वो उसे बताता है कि वो जो सोफ़े के ऊपर एक कुशन पड़ा हुआ है वो उसके अंदर उसका मोबाइल छुपाती थी। तो वो बोलती है कि मैं उसको काफ़ी दफ़ा फेंका भी था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जाकर शहरोज़ से मिलता है और फिर वो उसे बताता है फिर शहरोज़ उसे बताता है कि उसकी और शांति की शादी होने वाली है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि वो भी शहरोज़ को ये बताता है कि ज़ीनिया को बच्चा होने वाला है और वो भी वालिद बनने वाला है और वो इस बात से काफ़ी खुश होता है। और फिर वो बोलते हैं कि हम दोनों की खुशियाँ एक साथ ही आ रही हैं। फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ज़ीनिया अपनी गाड़ी लेकर शहराम के पास जाने लगती है, तो वहाँ पर दानिश को इस बात की खबर हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ज़ीनिया जब वहाँ पर पहुँचती है तो शहराम उसे देखकर हैरान हो जाता है। सबसे पहले तो ज़ीनिया वहाँ पर कॉल करवा के पूछती है कि शहराम वहाँ पर है कि नहीं। उसके बाद वो वहाँ पर जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो फिर वो शहराम से उसका हाल चाल पूछने लग जाती है और वो कहती है कि तुम ठीक हो ना, मैंने सुना था तुम पुलिस स्टेशन गए, अब मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तकलीफ़ हो। शहराम उसे वहाँ पर देखता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और वो उसे ये बोलता है कि अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता बाकी नहीं रह गया। जिसके बाद वो उसे बोलती है कि अब आप मेरी आंखों में देख के बताएं कि आपको अपने लिए कोई मोहब्बत नज़र नहीं आ रही। और फिर वहाँ पर वो उसे बोलता है कि अब मेरी मोहब्बत और मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ फ़रयाल है। और वो उसे कहता है और वो उसे कहने लगती है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, आपकी मोहब्बत मैं और मेरी मोहब्बत आप हैं। और फिर वो वहाँ पर ही बैठ जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो उसे बार बार बोल के वहाँ से निकाल देता है। सीनिया भी वहाँ पर ही मौजूद होती है। तब हम देखते हैं कि फ़रयाल को उसकी याद आ रही होती है, तो फिर वो वहाँ पर ऑफिस के अंदर उसे बार बार कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा होता। तो वो वहाँ पर मेन ऑफिस के अंदर कॉल कर देती है, जहाँ पर वो लड़की बैठी होती है जिसे ज़ीनिया ने कॉल करके पूछा होता है। तो वो उसे बोलती है कि हाँ शहराम वहाँ पर ही है। तो फिर वो बोलती है कि आप मेरी उससे बात करवा सकते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर जाकर देखती है कि वहाँ पर ज़ीनिया मौजूद होती है, तो वो वापस आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो फ़रयाल उससे दोबारा कॉल करती है और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो लड़की बोलती है कि वो किसी से मिलने के अंदर मसरूफ़ थे। वो पूछती है कि वो कौन था। तो फिर वो बताती है कि वो कोई मिस ज़ीनिया है। फ़रयाल ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो फिर कॉल काट देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी वालदा आ जाती हैं, अपनी वालदा से सलाम दुआ लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी वालदा उससे पूछने लगती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तो पहले तो छुपाती है, लेकिन फिर उसकी वालदा कहती हैं कि मैं तुम्हारी वालदा हूँ। तो फिर मुझे पता चल जाता है। तो फिर वो बता ही देती है कि ज़ीनिया दोबारा शहराम के पास आ गई थी। तो फिर उसकी वालदा कहती है कि अभी तक उस लड़की को कुछ समझ नहीं लगी, ये तो बहुत गलत बात है, उसके साथ कोई रिश्ता बकाया नहीं रह गया। तो फिर वो वहाँ पर करने का जाती है। तो फिर वहाँ पर वो उसे बोलती है कि अच्छा तो तुमने शहराम को कभी मना नहीं किया। वो बोलती है कि मैंने देखा है कि शहराम उन्हें बार बार मना कर देते हैं, लेकिन वो बार बार उसके पीछे आ जाती है। इसके बाद उसकी वालदा बोलती है कि वैसे लड़कों को फंसने के अंदर ज़्यादा देर नहीं लगती। तो फ़रयाल बोलती है कि शहराम ऐसे नहीं है। तो उसकी वालदा से जवाब में कहती है कि शहराम तो ऐसा नहीं है, लेकिन ज़ीनिया तो ऐसी ही है ना, उसने कोई काम ख़राब करके ही रहना है। जिसके बाद वो बोलती है कि तुमने कुछ करना है या नहीं करना। फ़रयाल कहती है कि मैं अब क्या कर सकती हूँ, मैंने सारा फ़ैसला अल्लाह के हवाले छोड़ दिया है, वो मेरी हमेशा मदद करता है, इस दफ़ा भी वही कोई राह निकालेगा। तो उसकी वालदा कहती हैं कि चलो फिर मैं कुछ करूँगी।
करूँगी। तो फरियाल उससे पूछने लग जाती है कि आप क्या करेंगी, तो फिर वो फिर उसे गले लगा लेती है और उसके बाद वो उसे बोलती है कि बेटा मेरे पे यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहराम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। वहाँ वो ये सोच रहा होता है कि अगर किसी तरीके से फरियाल को इस बात के बारे में पता चल गया कि जीनिया वहाँ पर आएगी तो फिर वो उसे कैसे बताएगा कि उसने उसे ये बात नहीं बताई, जिसके बाद वहाँ पर वो और परेशान हो रहा होता है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जीनिया जब अपने घर वापस आती है तो दानिश उसकी अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हद ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि दानिश जब अपनी गाड़ी में जा रहा होता है तभी वहाँ पर उसको उस औरत की कॉल आती है और फिर वो दानिश से बताता है कि मुझे हर चीज़ के बारे में पता चल गया है। और फिर वो उससे पूछती है कि इन्हीं अपना मोबाइल कहाँ छुपाया करती है, तो वो उसे बताता है कि वो जो सोफ़े के ऊपर एक कुशन पड़ा हुआ है वो उसके अंदर अपना उसका मोबाइल छुपाती थी। तो वो बोलती है कि मैं उसको काफ़ी दफ़ा फेंका भी था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जाकर शहरोज़ से मिलता है और फिर वो उसे बताता है फिर शहरोज़ उसे बताता है कि उसकी और शांति की शादी होने वाली है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि वो भी शहरोज़ को ये बताता है कि जीनिया को बच्चा होने वाला है और वो भी वालिद बनने वाला है और वो इस बात से काफ़ी खुश होता है। और फिर वो बोलते हैं कि हम दोनों की खुशियाँ एक साथ ही आ रही हैं। फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जीनिया अपनी गाड़ी लेकर शहराम के पास जाने लगती है, तो वहाँ पर दानिश को इस बात की खबर हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जीनिया जब वहाँ पर पहुँचती है तो शहराम उसे देखकर हैरान हो जाता है। सबसे पहले तो जीनिया वहाँ पर कॉल करवा के पूछती है कि शहराम वहाँ पर है कि नहीं। उसके बाद वो वहाँ पर जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो फिर वो शहराम से उसका हाल चाल पूछने लग जाती है और वो कहती है कि तुम ठीक हो ना, मैंने सुना था तुम पुलिस स्टेशन गए, अब मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तकलीफ़ हो। शहराम उसे वहाँ पर देखता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और वो उसे ये बोलता है कि अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता बाकी नहीं रह गया। जिसके बाद वो उसे बोलती है कि अब आप मेरी आंखों में देख के बताएं कि आपको अपने लिए कोई मोहब्बत नज़र नहीं आ रही। और फिर वहाँ पर वो उसे बोलता है कि अब मेरी मोहब्बत और मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ फरियाल है। और वो उसे कहता है और वो उसे कहने लगती है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, आपकी मोहब्बत मैं और मेरी मोहब्बत आप हैं। और फिर वो वहाँ पर ही बैठ जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो उसे बार बार बोल के वहाँ से निकाल देता है। जीनिया भी वहाँ पर ही मौजूद होती है। तब हम देखते हैं कि फरियाल को उसकी याद आ रही होती है, तो फिर वो वहाँ पर ऑफिस के अंदर उसे बार बार कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा होता। तो वो वहाँ पर मेन ऑफिस के अंदर कॉल कर देती है जहाँ पर वो लड़की बैठी होती है जिसे जीनिया ने कॉल करके पूछा होता है। तो वो उसे बोलती है कि हाँ शहराम वहाँ पर ही है। तो फिर वो बोलती है कि आप मेरी उससे बात करवा सकते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर जाकर देखती है कि वहाँ पर जीनिया मौजूद होती है, तो वो वापस आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो फरियाल उससे दोबारा कॉल करती है और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो लड़की बोलती है कि वो किसी से मिलने के अंदर मसरूफ़ थे। वो पूछती है कि वो कौन था। तो फिर वो बताती है कि वो कोई मिस जीनिया है। फरियाल ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो फिर कॉल काट देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी वालदा आ जाती हैं, अपनी वालदा से सलाम दुआ लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी वालदा उससे पूछने लगती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तो पहले तो छुपाती है लेकिन फिर उसकी वालदा कहती हैं कि मैं तुम्हारी वालदा हूँ। तो फिर मुझे पता चल जाता है। तो फिर वो बता ही देती है कि जीनिया दोबारा शहराम के पास आ गई थी। तो फिर उसकी वालदा कहती है कि अभी तक उस लड़की को कुछ समझ नहीं लगी, ये तो बहुत गलत बात है, उसके साथ कोई रिश्ता बकाया
नहीं रह गया। तो फिर वो वहाँ पर करने क्या जाती है, तो फिर वहाँ पर वो उसे बोलती है कि अच्छा तो तुमने शहराम को कभी मना नहीं किया। वो बोलती है कि मैंने देखा है कि शहराम उन्हें बार बार मना कर देते हैं, लेकिन वो बार बार उसके पीछे आ जाती है। इसके बाद वो बोलती है, उसकी वालदा बोलती है कि वैसे लड़कों को फंसने के अंदर ज़्यादा देर नहीं लगती। तो फरियाल बोलती है कि शहराम ऐसे नहीं है। तो उसकी वालदा से जवाब में कहती है कि शहराम तो ऐसा नहीं है, लेकिन ज़ीनिया तो ऐसी ही है ना, उसने कोई काम ख़राब करके ही रहना है। जिसके बाद वो बोलती है कि तुमने कुछ करना है या नहीं करना। फरियाल कहती है कि मैं अब क्या कर सकती हूँ, मैंने सारा फैसला अल्लाह के हवाले छोड़ दिया है, वो मेरी हमेशा मदद करता है, इस दफ़ा भी वही कोई राह निकालेगा। तो उसकी वालदा कहती हैं कि चलो फिर मैं कुछ करूँगी। तो फिर अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हद ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि दानिश जब अपनी गाड़ी में जा रहा होता है तभी वहाँ पर उसको उस औरत की कॉल आती है। और फिर वो दानिश से बताता है कि मुझे हर चीज़ के बारे में पता चल गया है। और फिर वो उससे पूछती है कि दुनिया अपना मोबाइल कहाँ छुपाया करती है। तो वो उसे बताता है कि वो जो सोफ़े के ऊपर एक कुशन पड़ा हुआ है, वो उसके अंदर उसका मोबाइल छुपाती थी। तो वो बोलती है कि मैं उसको काफ़ी दफ़ा फेंका भी था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जाकर शहरोज़ से मिलता है। और फिर वो उसे बताता है, फिर शहरोज़ उसे बताता है कि उसकी और शांति की शादी होने वाली है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि वो भी शहरोज़ को ये बताता है कि ज़ीनिया को बच्चा होने वाला है और वो भी वालिद बनने वाला है, और वो इस बात से काफ़ी खुश होता है। और फिर वो बोलते हैं कि हम दोनों की खुशियाँ एक साथ ही आ रही हैं। फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ज़ीनिया अपनी गाड़ी लेकर शहराम के पास जाने लगती है। तो वहाँ पर दानिश को इस बात की खबर हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ज़ीनिया जब वहाँ पर पहुँचती है तो शहराम उसे देखकर हैरान हो जाता है। सबसे पहले तो ज़ीनिया वहाँ पर कॉल करवा के पूछती है कि शहराम वहाँ पर है कि नहीं। उसके बाद वो वहाँ पर जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो फिर वो शहराम से उसका हाल चाल पूछने लग जाती है। और वो कहती है कि तुम ठीक हो ना, मैंने सुना था तुम पुलिस स्टेशन गए, अब मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तकलीफ़ हो। शहराम उसे वहाँ पर देखता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और वो उसे ये बोलता है कि अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता बाकी नहीं रह गया। जिसके बाद वो उसे बोलती है कि अब आप मेरी आंखों में देख के बताएं कि आपको अपने लिए कोई मोहब्बत नज़र नहीं आ रही। और फिर वहाँ पर वो उसे बोलता है कि अब मेरी मोहब्बत और मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ फरियाल है। और वो उसे कहता है, और वो उसे कहने लगती है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, आपकी मोहब्बत मैं और मेरी मोहब्बत आप हैं। और फिर वो वहाँ पर ही बैठ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो उसे बार बार बोल के वहाँ से निकाल देता है। ज़ीनिया भी वहाँ पर ही मौजूद होती है। तब हम देखते हैं कि फरियाल को उसकी याद आ रही होती है। तो फिर वो वहाँ पर ऑफिस के अंदर उसे बार बार कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा होता। तो वो वहाँ पर मेन ऑफिस के अंदर कॉल कर देती है, जहाँ पर वो लड़की बैठी होती है जिसे ज़ीनिया ने कॉल करके पूछा होता है। तो वो उसे बोलती है कि हाँ
शहराम वहाँ पर ही है। तो फिर वो बोलती है कि आप मेरी उससे बात करवा सकते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर जाकर देखती है कि वहाँ पर जीनिया मौजूद होती है, तो वो वापस आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो फ़रियाल उससे दोबारा कॉल करती है और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो लड़की बोलती है कि वो किसी से मिलने के अंदर मसरूफ़ थे। वो पूछती है कि वो कौन था। तो फिर वो बताती है कि वो कोई मिस जीनिया है। फ़रियाल ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो फिर कॉल काट देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी वालदा आ जाती हैं, अपनी वालदा से सलाम दुआ लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी वालदा उससे पूछने लगती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तो पहले तो छुपाती है, लेकिन फिर उसकी वालदा कहती हैं कि मैं तुम्हारी वालदा हूँ। तो फिर मुझे पता चल जाता है। तो फिर वो बता ही देती है कि जीनिया दोबारा शहराम के पास आ गई थी। तो फिर उसकी वालदा कहती है कि अभी तक उस लड़की को कुछ समझ नहीं लगी। ये तो बहुत गलत बात है, उसके साथ कोई रिश्ता बकाया नहीं रह गया। तो फिर वो वहाँ पर करने का जाती है। तो फिर हम वहाँ पर वो उसे बोलती है कि अच्छा, तो तुमने शहराम को कभी मना नहीं किया। वो बोलती है कि मैंने देखा है कि शहराम उन्हें बार बार मना कर देते हैं, लेकिन वो बार बार उसके पीछे आ जाती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हद ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि दानिश जब अपनी गाड़ी में जा रहा होता है, तभी वहाँ पर उसको उस औरत की कॉल आती है। और फिर वो दानिश से बताता है कि मुझे हर चीज़ के बारे में पता चल गया है। और फिर वो उससे पूछती है कि इन्हें अपना मोबाइल कहाँ छुपाया करती है। तो वो उसे बताता है कि वो जो सोफ़े के ऊपर एक कुशन पड़ा हुआ है, वो उसके अंदर उसका मोबाइल छुपाती थी। तो वो बोलती है कि मैं उसको काफ़ी दफ़ा फेंका भी था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जाकर शहरोज़ से मिलता है। और फिर वो उसे बताता है फिर शहरोज़ उसे बताता है कि उसकी और शांति की शादी होने वाली है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि वो भी शहरोज़ को ये बताता है कि वो जीनिया को बच्चा होने वाला है और वो भी वालिद बनने वाला है। और वो इस बात से काफ़ी खुश होता है। और फिर वो बोलते हैं कि हम दोनों की खुशियाँ एक साथ ही आ रही हैं। फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जीनिया अपनी गाड़ी लेकर शहराम के पास जाने लगती है। तो वहाँ पर दानिश को इस बात की खबर हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जीनिया जब वहाँ पर पहुँचती है तो शहराम उसे देखकर हैरान हो जाता है। सबसे पहले तो जीनिया वहाँ पर कॉल करवा के पूछती है कि शहराम वहाँ पर है कि नहीं। उसके बाद वो वहाँ पर जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो फिर वो शहराम से उसका हाल चाल पूछने लग जाती है। और वो कहती है कि तुम ठीक हो ना, मैंने सुना था तुम पुलिस स्टेशन गए, अब मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तकलीफ़ हो। शहराम उसे वहाँ पर देखता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ।
اور وہ اسے یہ بولتا ہے کہ اب تمہارا اور میرا کوئی رشتہ باقی نہیں رہ گیا، جس کے بعد وہ اسے بولتی ہے کہ اب آپ میری آنکھوں میں دیکھ کے بتائیں کہ آپ کو اپنے لیے کوئی محبت نظر نہیں آ رہی، اور پھر وہاں پر وہ اسے بولتا ہے کہ اب میری محبت اور میری زندگی صرف فریال ہے، اور وہ اسے کہتا ہے اور وہ اسے کہنے لگتی ہے کہ آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی محبت میں اور میری محبت آپ ہیں، اور پھر وہ وہاں پر ہی بیٹھ جاتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے بار بار بول کے وہاں سے نکال دیتا ہے۔ دنیا بھی وہاں پر ہی موجود ہوتی ہے، تب ہم دیکھتے ہیں کہ فریال کو اس کی یاد آ رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ وہاں پر آفس کے اندر اسے بار بار کال کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہا ہوتا، تو وہ وہاں پر مین آفس کے اندر کال کر دیتی ہے، جہاں پر وہ لڑکی بیٹھی ہوتی ہے جسے زینیا نے کال کر کے پوچھا ہوتا ہے، تو وہ اسے بولتی ہے کہ ہاں شہرام وہاں پر ہی ہے، تو پھر وہ بولتی ہے کہ آپ میری اس سے بات کروا سکتے ہیں، جس کے بعد وہ وہاں پر جا کر دیکھتی ہے کہ وہاں پر زینیا موجود ہوتی ہے، تو وہ واپس آ جاتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فریال اس سے دوبارہ کال کرتی ہے، اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، تو وہ لڑکی بولتی ہے کہ وہ کسی سے ملنے کے اندر مصروف تھے، وہ پوچھتی ہے کہ وہ کون تھا، تو پھر وہ بتاتی ہے کہ وہ کوئی مس زینیا ہے۔ فریال یہ بات سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ پھر کال کاٹ دیتی ہے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کی والدہ آ جاتی ہیں، اپنی والدہ سے سلام دعا لیتی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کی والدہ اس سے پوچھنے لگتی ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تو پہلے تو چھپاتی ہے، لیکن پھر اس کی والدہ کہتی ہیں کہ میں تمہاری والدہ ہوں، تو پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے، تو پھر وہ بتا ہی دیتی ہے کہ زینیا دوبارہ شہرام کے پاس آ گئی تھی، تو پھر اس کی والدہ کہتی ہے کہ ابھی تک اس لڑکی کو کچھ سمجھ نہیں لگی، یہ تو بہت غلط بات ہے، اس کے ساتھ کوئی رشتہ بقایا نہیں رہ گیا، تو پھر وہ وہاں پر کرنے کا جاتی ہے، تو پھر وہاں پر وہ اسے بولتی ہے کہ اچھا تو تم نے شہرام کو کبھی منع نہیں کیا، وہ بولتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ شہرام انہیں بار بار منع کر دیتے ہیں، لیکن وہ بار بار اس کے پیچھے آ جاتی ہے، اس کے بعد وہ بولتی ہے، اس کی والدہ بولتی ہے کہ ویسے لڑکوں کو پھنسنے کے اندر زیادہ دیر نہیں لگتی، تو فریال بولتی ہے کہ شہرام ایسے نہیں ہے، تو اس کی والدہ سے جواب میں کہتی ہے کہ شہرام تو ایسا نہیں ہے، لیکن زینیا تو ایسی ہی ہے نا، اس نے کوئی کام خراب کر کے ہی رہنا ہے، جس کے بعد وہ بولتی ہے کہ تم نے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ فریال کہتی ہے کہ میں اب کیا کر سکتی ہوں، میں نے سارا فیصلہ اللہ کے حوالے چھوڑ دیا ہے، وہ میری ہمیشہ مدد کرتا ہے، اس دفعہ بھی السلام علیکم ناظرین، حد ڈرامے کی اس قسط کا آغاز پچھلے قسط کے اختتام سے ہوتا ہے، جہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ دانش جب اپنی گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے، تبھی وہاں پر اس کو اس عورت کی کال آتی ہے، اور پھر وہ دانش سے بتاتا ہے کہ مجھے ہر چیز کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، اور پھر وہ اس سے پوچھتی ہے کہ زینیا اپنا موبائل کہاں چھپایا کرتی، تو وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ جو صوفے کے اوپر ایک کشن پڑا ہوا ہے، وہ اس کے اندر اس کا موبائل چھپاتی تھی، تو وہ بولتی ہے کہ میں اس کو کافی دفعہ پھینکا بھی تھا، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کر شہروز سے ملتا ہے، اور پھر وہ اسے بتاتا ہے، پھر شہروز اسے بتاتا ہے کہ
उसकी और शानजे की शादी होने वाली है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि वो भी शहरोज़ को ये बताता है कि वो ज़ीनिया को बच्चा होने वाला है और वो भी वालिद बनने वाला है, और वो इस बात से काफ़ी खुश होता है। और फिर वो बोलते हैं कि हम दोनों की खुशियाँ एक साथ ही आ रही हैं। फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ज़ीनिया अपनी गाड़ी लेकर शहराम के पास जाने लगती है, तो वहाँ पर दानिश को इस बात की खबर हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ज़ीनिया जब वहाँ पर पहुँचती है तो शहराम उसे देखकर हैरान हो जाता है। सबसे पहले तो ज़ीनिया वहाँ पर कॉल करवा के पूछती है कि शहराम वहाँ पर है कि नहीं। उसके बाद वो वहाँ पर जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो फिर वो शहराम से उसका हाल चाल पूछने लग जाती है, और वो कहती है कि तुम ठीक हो ना, मैंने सुना था तुम पुलिस स्टेशन गए, अब मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तकलीफ़ हो। शहराम उसे वहाँ पर देखता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और वो उसे ये बोलता है कि अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता बाकी नहीं रह गया। जिसके बाद वो उसे बोलती है कि अब आप मेरी आंखों में देख के बताएं कि आपको अपने लिए कोई मोहब्बत नज़र नहीं आ रही। और फिर वहाँ पर वो उसे बोलता है कि अब मेरी मोहब्बत और मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ फ़रयाल है। और वो उसे कहता है, और वो उसे कहने लगती है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, आपकी मोहब्बत मैं और मेरी मोहब्बत आप हैं। और फिर वो वहाँ पर ही बैठ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो उसे बार बार बोल के वहाँ से निकाल देता है। ज़ीनिया भी वहाँ पर ही मौजूद होती है। तब हम देखते हैं कि फ़रयाल को उसकी याद आ रही होती है, तो फिर वो वहाँ पर ऑफिस के अंदर उसे बार बार कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा होता। तो वो वहाँ पर मेन ऑफिस के अंदर कॉल कर देती है, जहाँ पर वो लड़की बैठी होती है जिसे ज़ीनिया ने कॉल करके पूछा होता है। तो वो उसे बोलती है कि हाँ, शहराम वहाँ पर ही है। तो फिर वो बोलती है कि आप मेरी उससे बात करवा सकते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर जाकर देखती है कि वहाँ पर ज़ीनिया मौजूद होती है, तो वो वापस आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो फ़रयाल उससे दोबारा कॉल करती है, और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो लड़की बोलती है कि वो किसी से मिलने के अंदर मसरूफ़ थे। वो पूछती है कि वो कौन था। तो फिर वो बताती है कि वो कोई मिस ज़ीनिया है। फ़रयाल ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, और वो फिर कॉल काट देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी वालदा आ जाती हैं, अपनी वालदा से सलाम दुआ लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी वालदा उससे पूछने लगती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तो पहले तो छुपाती है, लेकिन फिर उसकी वालदा कहती हैं कि मैं तुम्हारी वालदा हूँ। तो फिर मुझे पता चल जाता है। तो फिर वो बता ही देती है कि ज़ीनिया दोबारा शहराम के पास आ गई थी। तो फिर उसकी वालदा कहती है कि अभी तक उस लड़की को कुछ समझ नहीं लगी, ये तो बहुत गलत बात है, उसके साथ कोई रिश्ता बकाया नहीं रह गया। तो फिर वो वहाँ पर करने का जाती है। तो फिर वहाँ पर वो उसे बोलती है कि अच्छा, तो तुमने शहराम को कभी मना नहीं किया। वो बोलती है कि मैंने देखा है कि शहराम उन्हें बार बार मना कर देते हैं, लेकिन वो बार बार उसके पीछे आ जाती है। इसके बाद वो बोलती है, उसकी वालदा बोलती है कि वैसे लड़कों को फंसने के अंदर ज़्यादा देर नहीं लगती। तो फ़रयाल बोलती है कि शहराम ऐसे नहीं है। तो उसकी वालदा से जवाब में कहती है कि शहराम तो ऐसा नहीं है, लेकिन ज़ीनिया तो ऐसी ही है ना, उसने कोई काम ख़राब करके ही रहना है। जिसके बाद वो बोलती है कि तुमने कुछ करना है या नहीं करना। फ़रयाल कहती है कि मैं अब क्या कर सकती हूँ, मैंने सारा फ़ैसला अल्लाह के हवाले छोड़ दिया है, वो मेरी हमेशा मदद करता है, इस दफ़ा भी वही कोई राह निकालेगा। तो उसकी वालदा कहती हैं कि चलो फिर मैं कुछ करूँगी। तो फ़रयाल उससे पूछने लग जाती है कि आप क्या करेंगी। तो फिर वो फिर उसे गले लगा लेती है, और उसके बाद वो उसे बोलती है कि बेटा मेरे पे यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहराम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। वहाँ वो ये सोच रहा होता है कि अगर किसी तरीके से फ़रयाल को इस बात के बारे में पता चल गया कि ज़ीनिया वहाँ पर आएगी, तो फिर वो उसे कैसे बताएगा कि उसने उसे ये बात नहीं बताई। जिसके बाद वहाँ पर वो और परेशान हो रहा होता है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि ज़ीनिया जब अपने घर वापस आती है तो दानिश उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। और फिर जब वो अंदर पहुँच जाती है तो फिर दानिश उसे आवाज़ मारता है। उसकी आवाज़ सुनकर ज़ीनिया काफ़ी परेशान हो जाती है, और फिर दानिश से पूछता है कि तुम कहाँ पर गई थी। तो वो बताती है कि मैं अपनी वालदा से मिलने गई थी, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और उनका बीपी बड़ा हाई हो गया था। जिसके बाद वो बोलता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें तो उनसे बात करने लेनी चाहिए। जिसके बाद
वो उसकी वालदा को कॉल लगा देता है, जहाँ से उसे पता लगता है कि वहाँ पर उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और ज़ीनिया झूठ बोल रही थी। वो कॉल करती है तो वो बोलता है कि तुम्हारी वालदा ने तुम्हारे झूठ में तुम्हारा साथ नहीं दिया और मुझे पता है कि तुम कहाँ गई थी, लेकिन मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाता है और यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है।